बच्चों, अब ध्यान बिल्कुल यहाँ पे, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक जो है इस चैप्टर को एकदम टफ बनाता है। लेकिन अगर आप ये टॉपिक ध्यान से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट समझ लोगे तो फिर इस पे बिल्कुल दम नहीं है। बट यही टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा इस चैप्टर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता है। तो पहले इस टॉपिक को समझने के पहले, एंट्री समझने के पहले, ये फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है शायद आप लोग किसी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। कौन से सब्जेक्ट में आता है फोर फीचर ऑफ शेयर? सीसीएस में ना, मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में ना। तो समझो, फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। और फोर फीचर ऑफ शेयर मतलब शेयर जब्त करना। देखो, आपने कॉल्स इन एरियर्स तो देखा है, पढ़ा है कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि जब शेयर होल्डर्स अपने अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट या फाइनल कॉल का पैसा कंपनी में नहीं भर पाते हैं। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, कभी कभार कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट या फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं भर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। जब शेयर होल्डर्स के पास से हमको अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं भरेगा तो कंपनी तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उसे बाद में वो पैसा मांगेगी नहीं, बाद में तो मांगेगी ना। चलो मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं भर पाई, कोई रीजन था, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के टाइम पे नहीं भर पाई, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन उसका एक समय होता है, बराबर, उस समय तक कंपनी शांत रहेगी, लेकिन कभी ना कभी तो पैसा मांगेगी ही ना। तो मान लो कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पास से बाकी का जो पैसा है, बाकी का कॉल्स इन एरियर्स जो है, एरियर्स जो है, उसका पैसा कंपनी मांग रही है और बार बार कंपनी के मांगने के बाद भी जो शेयर होल्डर्स हैं उसका पैसा कंपनी में नहीं भरते हैं। ये तो हम लोग मान लो कि बार बार शेयर होल्डर से उनका पैसा मांग रहे हैं, जो बाकी का है कॉल्स इन एरियर का पैसा हम लोग मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग पैसे नहीं भर रहे हैं। तो बार बार नोटिस देने के बाद भी जब शेयर होल्डर्स कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कंपनी में नहीं पेड करते हैं ना, तो कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जितना पैसा उन लोगों ने कंपनी में भरा हुआ है, कंपनी क्या करती है? उनका वो पूरा पैसा जब्त कर लेती है और शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से उनका नाम क्या कर देती है? काट देती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर होल्डर्स की जितनी भरी हुई रकम है उनका पूरा का पूरा पैसा क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है, बराबर, और शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से उनका नाम काट देती है, तो इसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर, बराबर ना। तो जैसे कि मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, 10 रुपए में उसने 8 रुपए भर दिए थे, उसने 2 ही रुपए केवल नहीं भरे हैं, तो कंपनी उसे बार बार उनका बाकी का 2 रुपए मांगेगा, भाई बाकी का आपका 2 रुपया जो उसको भरो, नहीं तो आपने जो 8 रुपए भरे हैं वो भी आपके जब्त हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो उसके बावजूद भी अगर शेयर होल्डर नहीं पैसा भर रहा है तो कंपनी क्या करेगी? मजबूरन जो उसका रूल्स है उसको फॉलो करेगी, बराबर, और उसके 8 रुपए क्या करेगी? वो भी रख लेगी अपने पास और उसके शेयर्स भी रख लेगी अपने पास, और शेयर होल्डर्स के लिस्ट में से उनका नाम क्या कर देगी? काट देगी। इसको बोलेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर। तो शेयर फोर फीचर के टाइम पर एंट्री क्या होती है? तो जब शेयर फोर फीचर होता है बच्चों, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। देखो, जब हम इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। आपने देखा होगा एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फाइनल कॉल के टाइम पर, हर एक जगह पर शेयर कैपिटल क्या होता था? क्रेडिट। लेकिन फोर फीचर के टाइम पर शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि अब हम लोग वापस ले रहे हैं, शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बराबर। और कौन से अमाउंट से? कॉल्ड अप या फेस वैल्यू, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बस अभी लिख के रखना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब क्रेडिट में क्या होगा? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी? अमाउंट कौन सी आएगी? जितना रुपया शेयर होल्डर से हमको मिला हुआ है, रिसीव्ड अमाउंट। जैसे कि उसने 10 रुपए के शेयर थे, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 10, उसने 8 रुपए भर दिए थे, तो 8 रुपया हो जाएगा फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 8। अब मान लो उसने 1 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं भरा था,
तो 1 रुपया यहां अलॉटमेंट के टाइम पर क्रेडिट कर देंगे, और 1 रुपया मान लो उसने फाइनल कॉल के टाइम पे नहीं भरा था, तो 1 रुपया यहां पे फाइनल कॉल के टाइम पर क्रेडिट कर देंगे। तो सुनो, इसको कैसे आपको याद करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर मतलब जितना रुपया सामने वाले से हमको मिल गया है, रिसीव्ड अमाउंट जितना रुपया हमको प्राप्त हो चुका है, रिसीव्ड अमाउंट टू शेयर फॉरफीचर। फिर जितना अमाउंट हमको नहीं रिसीव्ड हुआ है वो भी क्रेडिट करेंगे। सपोज अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 1 रुपया नहीं मिला, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स का। जो अमाउंट हमको नहीं रिसीव होती उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 1 रुपया नहीं मिला तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर हमको 1 रुपया नहीं मिला तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से टोटल 10 रुपया डेबिट और 10 रुपया क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर जितना अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर्स जितनी अमाउंट हमको नहीं रिसीव हुई है, एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या होता है कि जो शेयर हमने जब्त कर लिए, अब उस शेयर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से बेचेंगे और क्या करेंगे उसको, ठीक है, उसको फिर से किसी न किसी को बेचेंगे। तो व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, जब फॉरफिटेड शेयर को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को बेचते हैं ना, एक प्रकार का वो सेकेंड हैंड शेयर हो गया। सेकेंड हैंड चीज जो होती है, आपको पता है जितने की होती है उससे कुछ पैसे छोड़ करके हमको बेचने होते हैं, कुछ डिस्काउंट दे करके हमको बेचना होता है कि नहीं नॉर्मली। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शेयर डिस्काउंट से ही बेचा जाए, प्रॉफिट से भी बेचते हैं, बट हम ऐसा मान के चलते हैं अभी कि हम लॉस से बेचेंगे, 1-2 रुपया छोड़ करके बेचेंगे। 10 रुपए का शेयर है, हमने मान लो 7 रुपए में बेच दिया, बराबर ना, ऐसा। तो नॉर्मली जो सेकेंड हैंड शेयर होते हैं वो लॉस से बेचना है, हम ऐसा मानते हैं। तो व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, अब चलो मान लो कि हमने 7 रुपए में बेचा, 10 रुपए का शेयर कितने में बेचा, 7 रुपए में, तो हमको कितने रुपए मिलेंगे, 7। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 7 रुपया। तो 10 रुपए का शेयर हमने 7 रुपए में बेचा, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए का। तो याद रखो जितने रुपए का हमको नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान की भरपाई हम लोग फॉरफीचर अमाउंट में से करेंगे। पहले हमने उस शेयर पर कमाया हुआ है ना, कितने रुपए कमाया हुआ है, 8 रुपए। 8 रुपए कमाया हुआ है, तो जो हमारा अभी लॉस हो रहा है 3 रुपए का रीइश्यू करते टाइम पर, तो उसकी भरपाई हम लोग कहां से करेंगे, जो हमने कमाया हुआ था, जो हमने जब्त किया हुआ था। तो 3 रुपया शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया कितना, 10 रुपए। ओके, वंस अगेन व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, तो भैया बेचोगे तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम ऐसा मान के चलते हैं कि पूरा 10 रुपए में नहीं बिका, 7 रुपए में बिका या तो 8 रुपए में बिका, बराबर ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना रुपया में बिका, रीइश्यूड अमाउंट, 7 रुपए में बेचा तो 7 रुपए, 8 रुपए में बेचा तो 8 रुपए, 6 रुपए में बेचा तो 6 रुपए। ओके, फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, जितने रुपए का हमारा लॉस हुआ, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम कुछ न कुछ रुपए छोड़ करके ही बेचेंगे। तो 10 रुपए में से हमने 3 रुपए छोड़ दिए मान लो, तो 3 रुपए का एक प्रकार से हमारा क्या हुआ, लॉस। तब उस लॉस की भरपाई हम लोग किसमें से करेंगे, जो हमने पहले से जब्त किया हुआ है, जो पहले से हमने कमाया हुआ है फॉरफीचर में से। तो फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, जितना का लॉस हुआ, एड टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। ओके, अब क्या होता है, यहां पर फाइनली हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों, हमने 8 रुपए कमाया था, 8 रुपए में से 3 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हमारे पास ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है हमको, 5 रुपए का प्रॉफिट हमको अभी भी हो रहा है। तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर है ना, बाकी की फॉरफीचर की अमाउंट जो बच गई, वो अमाउंट जो होती है ना, हमको लास्ट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर कर देना होता है, मतलब उसको रिजर्व रखना होता है। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक प्रकार का वो तो हमारा प्रॉफिट ही है ना, हमने 8 रुपए जब्त कर लिए थे, चलो रीइश्यू करते समय 3 रुपए का लॉस हुआ था, तो उस लॉस की भरपाई हमने यहां पे कर लिया, बराबर। फिर भी हमारे पास कितने रुपए बच गए, 5 रुपए बच गए। तो यहां पर
8 रुपए में से 3 रुपया माइनस कर दिया, कितना बच गया? 5। तो चलो बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमारा था कि जितना रुपया हमारा शेयर फॉरफीचर का बच जाता है ना, उस पैसे को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो व्हेन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर की। तो शेयर फॉरफीचर के टॉपिक में हमको 3 एक्स्ट्रा जनरल एंट्रीज अब लिखनी पड़ेंगी, बराबर। पहला, when shares are forfeited, second, when forfeited shares are reissued, and third, when remaining amount of share forfeiture is transferred to capital reserve account। ये 3 एंट्रीज आपको समझ पड़ गई, याद हो गया। चलो अब छोटा छोटा 2 नोट है, उसको भी थोड़ा ध्यान दो। देखो, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज received, then ignored the amount of premium। सुन लो, अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, बाद में मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। याद रखना, शेयर फॉरफीचर करते टाइम पर अगर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव्ड हो गई है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देने का, ऐसा समझ के चलने का कि प्रीमियम जैसा कुछ है ही नहीं। अंडरस्टूड? उस क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, ऐसा मान लेना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, देन इग्नोर्ड द प्रीमियम, प्रीमियम को भूल जाओ, ओके। एंड इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं रिसीव्ड हुई है तो क्या होगा? देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर रिसीव्ड हो गया है तो भूल जाओ, और रिसीव्ड नहीं हुआ है ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट, व्हेन एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। पहले वाले में यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो यहीं पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बाकी सब जैसा है वैसे के वैसे रहने वाला है। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, then securities premium account is debited at the time of forfeiture of share। Understood? If received, then ignored, if not received, then it will be debited at the time of forfeiture of share with the share capital account। share capital account तो डेबिट होगा ही, एक चीज और डेबिट हो जाएगा, क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। तो अब लास्ट में सिर्फ आप इतना याद रखो, रिसीव्ड है तो इग्नोर, और नॉट रिसीव्ड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड, बराबर। धन्यवाद बच्चों, लिख लो।